नमस्कार। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इस विषय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। महादेवी वर्मा और रेखा चित्र, इस शीर्षक में ये दो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। पहला महादेवी वर्मा और दूसरा रेखा चित्र। मैं पहले रेखा चित्र के बारे में बात करूंगा और फिर महादेवी जी का थोड़ा सा परिचय दूंगा और अपनी बात शुरू करूंगा। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र का आशय यह है कि साहित्य में हम जिस विधा को, जिस कृति को, जिस गद्य रूप को रेखा चित्र कहते हैं, उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द है, रेखाएं नहीं। इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे स्केच के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे खाका भी कहते हैं। यह संस्मरण से भिन्न है, क्योंकि संस्मरण में जहाँ स्मृतियाँ प्रधान होती है, वहीं रेखा चित्र में व्यक्ति का चित्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। अक्सर दोनों में इतना अधिक घालमेल हो जाता है कि लोग रेखा चित्रों को भी संस्मरण मान लेते हैं और संस्मरणों को रेखा चित्र। हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में से और कथेतर विधाओं में अत्यधिक दिलचस्पी रखने वाले विद्वान, पत्रकार, कथेतर के मर्मज्ञ बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने रेखा चित्र का सैद्धांतिक विवेचन किया है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल या सेंसिटिव, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए रेखा चित्रकार में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में चेतावनी भी दी है, पर दुख, कातरता, संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन, इन सब गुणों की आवश्यकता रेखा चित्र में होती है। उन्होंने एक दूसरी जगह, जो कि उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेखा चित्र और जो 1952 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी, उसकी भूमिका में लिखा था, रेखा चित्र खींचना एक कला है। थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा एक सजीव चित्र बना देना किसी कुशल कलाकार का ही काम हो सकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अजंता का वह सुप्रसिद्ध चित्र है जिसमें एक वृद्ध मनुष्य किसी राजा के पास जहाज डूबने या युद्ध में पराजय होने का दुखद संवाद लाया है। उसके चेहरे तथा हाथ की मूक रेखाओं ने बड़ी खूबी के साथ उसके हृदयगत भाव को प्रकट किया है। कहा जाता है कि कला जगत में इस कोटि का दूसरा चित्र शायद ही कोई विद्यमान हो। इसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी घटना को चित्रित कर देना अथवा किसी व्यक्ति का सजीव चित्र उपस्थित कर देना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए लेखक को कठोर साधना की जरूरत है। स्वयं महादेवी वर्मा जी ने भी इस विधा के संबंध में कुछ काम की बातें कही है। अपनी पुस्तक मेरे प्रिय संस्मरण की भूमिका में महादेवी जी ने लिखा है, मनुष्य आकार मात्र नहीं है, वरन एक विशाल विचार और भाव जगत का संपूजन है। रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ रेखाओं से बिना रंगों की छाया के व्यक्त कर सकता है। उतार चढ़ाव और वर्ण विन्यास के बिना भी ये रेखाएं व्यक्ति की क्रूरता, करुणा आदि का ऐसा परिचय दे सकती हैं जिसमें उसका व्यक्तित्व स्पष्ट होने लगता है। रेखाओं की भाषा चाक्षुष होने के कारण उनकी पहचान में कोई बाधा नहीं होती। रेखा चित्र में लेखक कुछ गिनी चुनी रेखाओं के स्थान पर शब्दों को रखकर तटस्थ भाव से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पष्ट कर सकता है। आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का अतीत का ही हो और लेखक के भाव जगत में उसने पुनर्जन्म पाया हो। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश में भी रेखा चित्र की परिभाषा मिलती है और उस परिभाषा के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। रेखा चित्र की विशेषता विस्तार में नहीं, तीव्रता में होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेखा चित्र नामक विधा की कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं
और ये कुछ इन विशेषताओं को मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं महादेवी जी के रेखा चित्रों के बारे में बात करूँगा। जो पहली विशेषता है वह है सम्यक या समग्र वर्णन न होकर एक ही वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य का सूक्ष्म रूप से अंकन किया जाता है। दूसरा, व्यक्ति या वस्तु की प्रमुख विशेषताओं को उभारना ही रेखा चित्र का उद्देश्य होता है। तीसरा, रेखा चित्र में कहानी और निबंध के तत्वों का भी समावेश होता है, लेकिन तरलता से ही हम पहचान सकते हैं कि यह कहानी नहीं, रेखा चित्र है। चौथा, सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत। और पांचवा और अंतिम है रोचकता और चित्रात्मकता इस विधा के प्रमुख गुण हैं। यहीं एक और बात कर लेनी आवश्यक है, वह यह कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। हमने जो अभी चर्चा की है उसके अनुसार कल्पना, तटस्थता और चित्रात्मकता रेखा चित्र के प्रमुख गुण माने जा सकते हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र एक ही नहीं होते, दोनों में पर्याप्त अंतर है। कहानीकार स्वयं प्रकाश ने अपनी किताब लिखा पढ़ा में एक जगह बताया है, संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। संस्मरण में घटनाएं प्रमुख होती हैं जिनके माध्यम से नायक के आचरण और विचारों की नई परतें खुलती है, जबकि रेखा चित्र नायक के वर्णनकर्ता के मन पर पड़े समग्र प्रभाव का सार गर्भित आकलन है, जिसमें नायक के कार्य की मीमांसा भी स्वतः शामिल हो जाती है। उर्दू में खासे प्रचलित रहे हैं और वे बेहद मोहब्बत, खुलूस और कलाकारी से लिखे जाते हैं। मार्च 1939 में आए हंस के रेखा चित्रांक के संपादकीय, जो कि हंस के तत्कालीन संपादक श्रीपत राय ने लिखा था, उनके एक संपादकीय के एक अंश को उद्धृत कर इस रेखा चित्र संबंधी चर्चा को मैं पूरा करूंगा। उन्होंने लिखा था, एक सफल रेखा चित्रकार के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अनजाने में पकड़े, उसकी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों के साथ। उसे मौका न दे कि वह प्रदर्शन का भाव लेकर उपस्थित हो। उसे चित्रित करने में केवल गुणों की ओर ही ध्यान न रहे, उसके अवगुणों का भी सूक्ष्म और सहृदय निरीक्षण होना चाहिए। तो ये कुछ रेखा चित्रों के संबंध में हमारी भाषा के विद्वानों के द्वारा, हमारी भाषा के आलोचकों के द्वारा, मूर्धन्य लोगों के द्वारा कही गई बातें थी, जिन्हें मैंने आपके सामने रखा। थोड़ा सा परिचय महादेवी जी के बारे में। महादेवी जी जो कि छायावाद की जानी मानी कवयित्री हैं, और ऐसा हम सब कहकर गौरवान्वित होते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, समूचे इतिहास में से अगर किन्हीं दो महिला कवियों को हम चुनेंगे तो वो राजस्थान की मीराबाई और हिंदी की महादेवी वर्मा ही होगी। इन दोनों महिला कवियों का हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा भारी महत्व है। महादेवी जी आधुनिक काल में सबसे पहले, एक तरह से हम कह सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की बात, महिलाओं का स्थान हिंदी साहित्य की दुनिया में बनाया, और मीरा के बारे में कुछ कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में महादेवी जी का जन्म हुआ था, और 1987 के 11 सितंबर को आपका देहावसान हुआ। उनके पिता का नाम था बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमरानी देवी जी। उनकी प्रमुख कृतियों का नाम आपके सामने रखता हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, और कुछ जो उनके संकलन बाद में आए उनमें हैं यामा, दीप गीत, नीलांबरा। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार भी उन्हें दिया गया, और उन्हें पद्म विभूषण से भी विभूषित किया गया। याद आता है महादेवी जी जब कविताएं लिखना कविताओं की दुनिया में आ गई, तो उन्होंने एक जगह कहीं कहा या लिखा कि जब उनसे पूछा गया कि आप कवि कैसे हुई, तो ऐसा वो बताती थी कि बचपन में उनकी माँ जब अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती थी, भगवान की पूजा अर्चना करती थी, तो बाल कृष्ण की संभवतः वे आराधक रही होंगी, तो रोज़ सुबह जैसा वैष्णव परंपरा में होता है, वे उनकी माँ, महादेवी जी की माँ,
वैष्णव परंपरा के अनुसार उस मूर्ति की सेवा अर्चना करती थी। तो उन्हें देखकर महादेवी जी के मुंह से एक कविता फूटी और वो कविता थी, ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन उन्हें लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, तब भी कभी न बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। माँ के ठाकुर जी पर कविता लिखकर अपने काव्य जीवन की शुरुआत करने वाली महादेवी जी आगे जाकर हिंदी की बड़ी कवयित्री बनी। उन्होंने गद्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा। उनकी 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें संस्मरण और रेखाचित्र दोनों विधाओं में मान लिया जाता है। अतीत के चलचित्र जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ, स्मृति की रेखाएं जो 1947 में आई और पथ के साथी जो 1956 में आई। अब मैं क्रमशः उनके रेखा चित्रों की इन तीनों पुस्तकों की चर्चा करूंगा। अतीत के चलचित्र नामक पुस्तक में महादेवी जी लिखती हैं उसकी भूमिका में, इन संस्मरणों के आधार प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र रहे हैं। उन्होंने महादेवी जी ने परिवेश का चित्रण भी इन अपने रेखा चित्रों में बड़ी सुंदरता के साथ किया है। जो अतीत के चलचित्र का दूसरा रेखा चित्र है उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने रखता हूँ। महादेवी जी लिखती हैं, इस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी थी। स्कूल निकट होने के कारण बूढ़ी कल्लू की माँ मुझे किताबों के साथ वहाँ पहुँचा भी आती थी और ले भी जाती थी, और इस आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों से मुंह धोती हुई बिल्ली, कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजड़े में मनुष्य की स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बत्तख और तितरों के झुंड, कभी तमाशा दिखलाने वालों के टोपी लगाए हुए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरिया, नाचने वाला रीछ आदि स्कूल की एक रास्ता दूर करते ही रहते थे। तो आप देखेंगे कि महादेवी जी अपने संस्मरणों में केवल ये नहीं करती कि वे जो अपने संस्मरणों या रेखा चित्रों में केवल जो रेखा चित्र की मुख्य विषय वस्तु है जिस व्यक्ति या विषय पर उन्होंने लिखा है उसी की बात नहीं करती, बल्कि परिवेश पर भी वो पूरा ध्यान देती हैं। और बारीकी से देखा जाए तो महादेवी जी का महादेवी जी ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन अगर महादेवी जी के जीवन को समझना हो, अगर महादेवी जी की जीवन यात्रा को ध्यान से देखना हो, तो उनके रेखाचित्र और उनके संस्मरण जो भले ही उन्होंने दूसरों पर लिखे हैं वे हमारे लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। परिवेश का ही एक और चित्र उनके 5वें अध्याय में मिलता है, उनकी पुस्तक अतीत के चलचित्र के। मैं उसका भी एक अंश आपके सामने रखता हूँ। पर्वतीय भूमि मेरी धात्री से माँ बन गई है। पैदल ही कई 100 मीलों की यात्रा कर मैंने उसकी प्रशांत सुषमा और प्रमुख जीवन को अनेक रूपों में देखा है, परंतु उस निस्तब्ध सौंदर्य और नगर के कोलाहल में मैं अब तक कोई समझौता न करा सकी। अपनी धूल भरी धरती का अंक छोड़ करके मुझे उन्हीं तुषार धौत चरणों में विश्राम मिलता है, जिन्होंने साधना से धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसी पुस्तक में महादेवी जी ने जिन चरित्रों पर अपनी कलम चलाई है उनमें से एक लोकप्रिय चरित्र है रामा। अनेक संकलनों में रामा संबंधी रेखाचित्र को शामिल किया जाता रहा है और पाठ्यक्रमों में भी रामा पर लिखा गया रेखाचित्र अनेक कक्षाओं में, अनेक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाता है। रामा का चित्र आपके सामने रखता हूँ। आप देखिए कैसे महादेवी जी ने रामा को हमारे सामने जैसे मूर्त कर दिया है। महादेवी जी लिखती हैं, रामा के संकीर्ण माथे पर खूब घनी भौएं और छोटी छोटी स्नेह तरल आँखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते होते एकदम खो जाती हैं। किसी थके झुंझलाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैले हुए से नथुने, मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए होंठ तथा काले पत्थर की प्याली में
दही की याद दिलाने वाली सघन और सफ़ेद दंत पंक्ति के संबंध में यही सत्य है। आश्चर्य नहीं कि महादेवी जी की स्त्री जीवन पर लिखी गई पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ एक सैद्धांतिक पुस्तक के रूप में न केवल हिंदी और भारतीय भाषाओं में बल्कि दुनिया भर के स्त्री साहित्य में बड़ा स्थान रखती है, बल्कि महादेवी जी स्त्री जीवन के संबंध में अपने रेखा चित्रों में, संस्मरणों में, कविताओं में भी जहाँ तहाँ बात करना, इंगित करना नहीं भूलती। एक जो महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरण या रेखा चित्र ही मुझे कहना चाहिए जो उन्होंने भाभी पर लिखा है, भाभी पर लिखे गए उस रेखा चित्र का एक छोटा सा अंश आपके सामने रखता हूँ। जब महादेवी उसका प्रसंग ये है कि महादेवी जी बचपन में अपने पड़ोस में रहने वाली एक बाल विधवा भाभी को रंगीन साड़ी एक दिन लाड़ से, मनुहार से जबरन पहना देती है। उसके बाद क्या होता है, और ये भी होता है कि महादेवी जी का परिवार वहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाता है, इंदौर चला जाता है। महादेवी जी आगे लिखती हैं, फिर तो हम लोग इंदौर से चले ही आए और एक एक करके अनेक वर्ष बीत जाने पर ही मैं इस योग्य बन सकी कि उसकी कुछ खोज खबर ले सकूं। भाभी की पता चला कि छोटी दुकान के स्थान में एक विशाल अट्टालिका वर्षों पहले खड़ी हो चुकी है। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कवि के विदा हो चुके हैं, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसी रक्षा की यह आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे से बुदबुद की क्या स्थिति है यह मैं जानती हूँ, परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने अपने जीवन के सूनेपन को भूलकर मेरी घुड़ियों की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सकती। स्त्री जीवन के अनेक चित्र महादेवी जी के इन रेखा चित्रों में मिलते हैं। वहीं एक बिंदा के बारे में एक जगह महादेवी जी की टिप्पणी मिलती है। महादेवी जी ने लिखा है, और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। महादेवी जी ने लिखा है, धर्म के तथाकथित रक्षक अपने धर्म की रक्षा का सारा भार स्त्रियों पर डाल देते हैं। एक ही स्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? 54 वर्ष का वृद्ध 35 वर्षीय बाल विधवा को तीसरी पत्नी के रूप में ब्याह सकता था, परंतु बालपन में विधवा हुई स्त्री के लिए ऐसा कोई विधान नहीं था। एक और महादेवी जी का यादगार चरित्र है बिट्टो। बिट्टो के बारे में उसी रेखा चित्र में एक प्रसंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निरुपाय होकर बड़ी भाभी ने से अपने पति महोदय से कहा, अब तो विधवा विवाह होने लगे हैं, बेचारी बिट्टो का विवाह कर दिया जाए तो कैसा हो। जिज्ञासु भाई ने जब बहन के इच्छा के संबंध में प्रश्न किया, तब भाभी ने ममता भरी वाणी में उनसे नासमझी की टीका करते हुए बताया कि ऐसी इच्छा तो कोई निर्लज्ज लड़की भी नहीं प्रकट करती। बिट्टो तो लज्जा साकार है, परंतु विवाह न होने पर उसका घुट घुट कर मर जाना निश्चित है। आगे जो महादेवी जी लिखती हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महादेवी जी लिखती हैं, जिस समाज में 64 वर्ष का व्यक्ति 14 वर्ष की पत्नी चाहता है, वहाँ 32 वर्ष की बिट्टो के पुनर्विवाह की समस्या सुलझा लेना टेढ़ी खीर थी। उसके भाग्य से ही 150 वर्ष की पूर्णायु वाला कोई पुरुष न मिला और उसके जन्म जन्मांतर के अखंड पुण्य फल से हमारे 54 वर्ष के बाबा ने उसके उद्धार का बीड़ा उठाया। अतीत के चलचित्र में ही लक्ष्मा जैसा चरित्र है और भी दूसरे स्त्री चरित्र देखने को मिलते हैं। दूसरी जो महादेवी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है
स्मृति की रेखाएं, उसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। इस पुस्तक में महादेवी जी ने अनेक जाने माने चरित्रों को खड़ा किया। जाने माने कहने का मेरा आशय है ऐसे चरित्र जो पाठकों के दिल में, दिमाग में, स्मृति में स्थायी जगह बना चुके हैं। इनमें पहला ही जो रेखा चित्र है वो भक्तिन का है, और पाठक जानते हैं महादेवी जी के कि भक्तिन उनकी सेविका थी, और वो आगे दूसरे लोगों पर लिखे गए रेखा चित्रों में भी एक चरित्र के रूप में हमारे सामने आती है। भक्तिन के बारे में जरा सा अंश आपके सामने रखता हूँ। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काका बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्तिन को पता नहीं। महादेवी जी के इसी संग्रह में चीनी फेरी वाला, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया जैसे रेखा चित्र हैं जो कि न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना स्थायी स्थान बना चुके हैं, बल्कि जैसा कि मैं अभी भी कह रहा था, पाठकों के मन में भी बड़ा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। बिबिया को पढ़ते हुए हाशिए के लोगों के जीवन का दुख दर्द सामने आता है। याद आता है वह मुहावरा जो बेबी कामले की आत्मकथा में आया था, दोहरा अभिशाप, स्त्री होने का अभिशाप और हाशिए के जीवन का अपना अभिशाप। महादेवी जी के इन रेखा चित्रों की विशेषता ये थी कि ये साधारण लोगों पर लिखे गए थे, ऐसे लोगों पर लिखे गए थे जिनके जो सार्वजनिक जीवन में जिनकी कोई कैसी भी उपस्थिति नहीं है। यानी कि ये कोई बड़े लोग नहीं है, नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, शिक्षक नहीं है, समाज सुधारक नहीं है, लेकिन उनकी एक और पुस्तक है पथ के साथी, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। और पथ के साथी में महादेवी जी ने जिन लोगों पर लिखा है उनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त के चित्र अपने इन रेखा चित्रों में खींचे हैं। निराला पर लिखा गया रेखा चित्र बहुत अधिक पठनीय है, बहुत अधिक याद किया जाने वाला है। उस रेखा चित्र की शुरुआत ही कुछ इस तरह से होती है कि राखी के दिन महादेवी जी पूछती है निराला से कि आपको कोई राखी नहीं बांधती, आपकी कोई बहन नहीं है? तो निराला बड़े उदास स्वर में उत्तर देते हैं कि हम जैसे को कौन बहन अपना भाई बनावेगी। दूसरा, इसी रेखा चित्र में एक मार्मिक प्रसंग है, पंत की मृत्यु के झूठे समाचार आ जाते हैं। निराला उस समाचार से अत्यंत भाव विवल हो जाते हैं और देर तक इंतज़ार करते हैं। महादेवी जी जब उन्हें बताती हैं कि मैंने इस तार की सच्चाई जानने के लिए इस पंत जी की मृत्यु के तार के सच्चाई जानने के लिए एक दूसरा तार भेजा है, जैसे ही उत्तर आएगा मैं आपको बताऊंगी। निराला उत्तर जानने के लिए सर्दी की रात में पूरी रात महादेवी जी के घर के बाहर बगीचे में बैठे रहे कि पता चले तो फिर मैं घर जाऊं। कुछ इस तरह के चित्र महादेवी जी अपने साहित्य के इन महापुरुषों के, इन महान मूर्धन्यों के संबंध में खींचती है। आखिर में कह सकते हैं महादेवी जी का गद्य सहजता और जीवन की सरलता से निर्मित होता है। वे अपने रेखा चित्रों में अपने को अभिव्यक्त करने में भी संकोच नहीं करती। उनके रेखा चित्रों में अपने समय और समाज के वास्तविक दृश्य दिखाई देते हैं। पथ के साथी में दिवंगत लेखकों के चित्र उनकी स्थायी और उज्जवल छवि का निर्माण करते हैं। हम अपने देश में साहित्यकारों को भी क्रिकेट खिलाड़ियों या फिल्म अभिनेताओं सरीखा नायक बना सके, उसकी प्रस्तावना महादेवी जी के इन रेखा चित्रों में मिलती है। साधारणता का जयगान महादेवी जी के रेखा चित्रों की मूल विशेषता है। धन्यवाद।
है।